वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आगे के 7 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 8वां प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझते हैं, फिर आएंगे इस प्रिंसिपल के मतलब पे। देखो, सेंट्रलाइजेशन होता है सारी पावर कंडेंस्ड अप टू टॉप, और डिसेंट्रलाइजेशन है सारी पावर डाइवर्स्ड अप टू लोअर लेवल। सीधे शब्दों में एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बी। ए ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीन है कि सारी की सारी अथॉरिटी टॉप के पास है। टॉप मतलब जो सीईओ, डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सब कुछ टॉप लेवल मैनेजर हैं, सारी अथॉरिटी इन बंदों के पास है और ये अथॉरिटी को डिस्पर्स नहीं करते। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पावर सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब ऊपर की तरफ एक ही जगह इकट्ठी हुई है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन बी में पावर डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब पावर खिंडी हुई है, पावर अलग अलग बंदों को मिली हुई है, उनको अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से पावर दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है और बेस लेवल तक पावर मिली हुई है। सारी पावर टॉप पे इकट्ठी होना, सारी पावर टॉप पे कंडेंस्ड होना, वो सेंट्रलाइजेशन, और सारी पावर नीचे तक खिंडी होना, वो डिसेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। देखो, ये प्रिंसिपल बिल्कुल ही सिंपल है, केस स्टडी में बड़ी इजीली पहचाना जाता है। हेनरी फ्योल साहब कहते हैं कि इन दोनों में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस मैटर किस पे करता है? कंपनी के एनवायरमेंट। बस इतना ही लिखना है आपको। अब मैं बताता हूं इसमें लाइंस कैसे होंगी। सबसे पहली लाइन में आप बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऑल द पावर कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड ऑल द पावर डाइवर्स्ड अप टू लोअर लेवल इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। बस सेकंड लाइन में आप सबको लिखना है कि as per Henry Fayol, this principle suggests that there must be a balance between centralization and decentralization so that the goals must be achieved effectively and efficiently। हर जगह आती है लाइन। और तीसरी लाइन में लिखना है the balance depends upon the environment prevailing in the organization। जो environment है उस पर डिपेंड करता है कितनी सेंट्रलाइजेशन और कितनी डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल साहब कहते हैं कि दोनों जरूरी है। अगर देखो, एक ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, लिखना नहीं है। लिखना सिर्फ तब है एक्सट्रीम केस जब या तो आंसर लंबा आए या आपको धक्के से लंबा करना हो। तो मैं कह रहा था कि पूरी सेंट्रलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है और पूरी डिसेंट्रलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये कंपनी है, ये उसके 3 लेवल्स, टॉप, मिडल, लोअर। अगर मैं कहूं सारी पावर यहां है, यहां पावर नहीं है, यहां पावर नहीं है, तो एक बात बताओ, अगर मैंने इनको पावर नहीं दी तो मतलब इनको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर पावर नहीं है तो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। मैंने इनको पावर नहीं दी है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकता। जेन्युइन सी बात है। तो मतलब ये जो बंदे मैंने अपॉइंट कर रखे हैं, ये तो किसी काम के नहीं, इनको निकाल दो। निकाल दिया इनको, इनको काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बचा सिर्फ ये, सिर्फ एक ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये टॉप तो रहा नहीं, इसलिए कहते हैं कि टोटल सेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब सारी पावर आप यहां रख लो, नीचे कुछ ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना बात को? कि अगर अकेला ये टॉप ही रह जाएगा, अगर अकेला टॉप रह जाएगा तो ये टॉप किस बात का हुआ? ये खुद ही हुआ। एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, जहां सारे एम्प्लॉयज एक ही लेवल पे हैं, सारे एम्प्लॉयज एक लेवल पे हैं, तो उनमें पावर बटने का कोई सीन ही नहीं बनता। इसलिए टोटल सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब टोटल डिसेंट्रलाइजेशन पे आते हैं। अगर मैं कहूं कि सारी पावर मैंने लोअर को दे दी, इसके बाद कुछ पावर नहीं, इसके बाद कुछ पावर नहीं, सारी पावर लोअर को दे दी, तो इसके बाद कुछ पावर ही नहीं है, तो ये टॉप पे कैसे बैठ सकता है? पावर इसके बाद तो ये टॉप पे हो गया ना, तो मतलब टोटल डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो ये बनता है कि कुछ जो मेन कंसर्न है टॉप अपने पास रखे, जो थोड़े कम मेन है वो मिडिल को दे दे, मिडिल वाला भी जो उसके लिए मेन है वो अपने पास रखे, जो लोअर के लिए है वो लोअर को दे दे। डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें बेस लेवल पे बेस्ट हैंडल होती हैं। अब यहाँ की कुछ देखते हैं जिनके बारे में इनको कोई आइडिया ही नहीं है, ये रोज वहां बैठते हैं, वहां काम करते हैं, इनको पता है, तो वो देखते हैं ये लोअर वाले बेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और टॉप वाले नहीं कर सकते। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है और सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरियाज के डिसीजन यहाँ ये वाले बंदे जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है वही लेंगे। तो इसलिए फ्योल साहब कहते हैं कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये था प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। अगला प्रिंसिपल स्केलर चेन। देखो, हेनरी फ्योल साहब डिसिप्लिन के पक्के भक्त थे। उनका मानना था कि कंपनी में आए हो काम करने तो काम करो, पैसे लो और जाओ, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं, किसी से तुम्हें कोई लिंक नहीं, ऑफिशियल मैटर से जो बात करनी है करो। कोई आसपास में आपको सोशल नीड मानते ही नहीं थे, वो उनके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इसलिए उन्होंने बनाया स्केलर चेन। उनका कहना था कि सारी कम्युनिकेशन एक प्रॉपर चेन के थ्रू होनी चाहिए। चेन मतलब एक प्रॉपर रूट, एक प्रॉपर प्री असाइंड वे
जिसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन होगी। तो फ्योल साहब ने एक दी फ्योल्स लेडर, इसको बोलते हैं फ्योल्स लेडर। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, अभी फिर समझाएंगे इसका मतलब क्या है और फिर आएंगे हम इन 3 लाइंस पे। सबसे पहले इसको छोड़ो, आप बताओ कि आपको आपके स्कूल में कोई कंप्लेंट करनी है तो क्या आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चले जाते हो? आप पहले अपने एचओडी के पास जाओगे। अगर वो अलाउ नहीं करेगा, वो खुद अपने लेवल पे आपकी बात को वाइस प्रिंसिपल के पास ट्रांसफर करेगा। फिर वाइस प्रिंसिपल को अगर मुद्दा बड़ा लगा तो वो प्रिंसिपल के पास ट्रांसफर करेगा। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करोगे। इसलिए हेनरी फ्योल साहब भी कहते थे कि अगर ए को कोई बात करनी है तो ए सिर्फ और सिर्फ बी से बात कर सकता है और किसी से बात नहीं कर सकता। दैट्स इट। उसको कोई भी बात करनी है, या वो करेगा अपने सुपीरियर से या वो करेगा अपने सबऑर्डिनेट से। जो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, चेन हमेशा मतलब इतनी की बनती है, बुक में भी आपको इतनी मिलेगी। तो बेस सबऑर्डिनेट तो कोई ना कोई होगा ना, तो या तो वो बात करेगा बी से या तो वो बात करेगा अपने नीचे वाले से। मतलब एक बंदा सिर्फ अपने सुपीरियर और अपने सबऑर्डिनेट से लिंक रख सकता है और किसी से नहीं। अब बी सी से कर सकता है और ए से कर सकता है और सी डी से भी कर सकता है। इसके दोनों सबऑर्डिनेट है, ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, समझ गए, और ये दोनों भी सेम लेवल पे आ गए। तो अब बात क्या थी कि अगर ये स्केलर चेन है, उसको बोलते हैं फ्योल्स लैडर। फ्योल साहब ने हमें सीढ़ी बना के दिया, कहा कि कम्युनिकेशन ऐसे करो अच्छी हो। तो इसकी केस स्टडी बिल्कुल सिंपल सी आएगी और जनरली 1-2 एग्जांपल ही बनते हैं इसके कि एक बंदा है, वो कंपनी में कहीं भी घूमता रहता है, किसी से भी बात करता रहता है, जनरली जहां उसका मन करे बातें मारता रहता है, अपने पोस्ट पे बैठता है। ये स्केलर चेन वायलेट हो गई, वो किसी से भी बात कर रहा है रैंडमली, ये दिक्कत है। तो अब एक इसकी कमी निकाली गई किसी थ्योरिस्ट ने या शायद फ्योल साहब ने खुद ने निकाली कि अगर मान लो ए को ई से बात करनी है, वो दोनों सेम लेवल पे बैठे हैं, ए और ई, इन दोनों को आपस में बात करनी है, ए और ई को आपस में बात करनी है, तो वो क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू? क्या वो इतना लंबा रास्ता अपनाएंगे उनकी छोटी सी बात के लिए? ये सी टॉप लेवल मैनेजर परेशान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा जो सेम लेवल के मैनेजर्स है ना, वो आपस में बात कर सकते हैं विद परमिशन ऑफ देयर सुपीरियर्स, विद परमिशन ऑफ देयर इमीडिएट सुपीरियर्स। मतलब अगर ए को ई से बात करनी है तो वो बी से परमिशन लेके बात कर सकता है, सेम लेवल। अगर बी को डी से बात करनी है तो वो सी से परमिशन लेके बात कर सकता है, सेम लेवल। अब इस चीज को कोई नाम भी दिया गया होगा, इसका नाम दिया गया गैंग प्लैंक। इसका नाम दिया गया गैंग प्लैंक। मतलब एक ही लेवल के 2 मैनेजर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ देयर इमीडिएट सुपीरियर। अब इसमें जब भी ये प्रिंसिपल समझाओ तो ये फ्योल्स लेटर जरूर बनानी है, नहीं तो इसके मार्क्स करते हैं। इसका एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, आपके स्कूल में प्रिंसिपल वाला सीन, और इसमें 3 लाइंस क्या लिखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप समझाओगे एज पर हेनरी फ्योल इन दिस प्रिंसिपल द कम्युनिकेशन मस्ट टेक प्लेस थ्रू अ प्री असाइन्ड वे। दूसरी लाइन, the person can only communicate to their immediate superior and immediate subordinate। तीसरी लाइन, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, इंग्लिश में बात करते हैं। It also carries one exception that is known as gangplank, which is one subordinate can talk to another subordinate of the same level with the permission of their immediate superior। That's it। और इसमें डायग्राम जरूर बनाना, और हो सके तो जैसे हमने नाम दिए ABCDE, उन नाम को अपने पैराग्राफ में, अपने पॉइंटर्स में यूज करो, अच्छा लगेगा और टीचर को चेक करने में आसानी होगी, वो नंबर फटाफट करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। अगला प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर कहता है कि हर चीज अपने ऑर्डर में हो। हमने फिल्मों में देखा है कि जज कोर्ट रूम में जब कोई शोर शराबा मचता है, जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर। उसका मतलब क्या है? मजाक बनते हैं वो अलग, लेकिन उस ऑर्डर का मतलब है एवरीथिंग मस्ट बी इन एन असाइन्ड ऑर्डर। हर चीज अपनी जगह पे, हर बंदा अपनी जगह पे, इन एंड डिसिप्लिन्ड वे। इसका कहने का मतलब है कि ऑर्डर 2 तरीके का होता है, मटेरियल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। मतलब हर सामान, हर मटेरियल एक असाइन्ड जगह पे होना चाहिए, हर ह्यूमन भी एक असाइन्ड जगह पे। सीधे शब्दों में बात करें तो इसकी पहली लाइन, ऑर्डर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरीथिंग मस्ट हैव एन असाइन्ड प्लेस एंड द थिंग मस्ट बी अवेलेबल ऑन दैट असाइन्ड प्लेस। मतलब अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एक टेबल, एक कुर्सी, एक कैबिन, जो भी है, एक जगह होनी चाहिए और आप उसी जगह पे अवेलेबल हो। ये ह्यूमंस के लिए भी है और ये सामान के लिए, टूल्स के लिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी ऑर्डर होना जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो आपके स्कूल में बुक्स हमेशा लाइब्रेरी में मिलेंगी। कीज, जो सारे रूम्स की, स्टाफ रूम वगैरह की कीज है, उनके लिए एक अलग असाइन्ड रूम होता है। ऐसा नहीं आज कहीं कल कहीं परसों कहीं,
आपके प्रिंसिपल हमेशा एक कैबिन में मिलेंगे जो उनका ऑफिस है। हर चीज अपनी जगह पे होती है। आपके जो प्लेबल्स हैं, आपकी बास्केटबॉल, क्रिकेट की किट या जो भी सामान है खेलने का, वो आपके ग्राउंड के पास किसी रूम में, किसी शेल्टर में होंगे। हर चीज का एक प्रॉपर असाइंड जगह है और हर चीज को उस जगह में होना जरूरी है। और यही कहता है ऑर्डर। ऑर्डर की अगर 3 लाइंस की बात करें तो वो लाइंस क्या है? पहली लाइन आ गई, एवरी ह्यूमन as well as everything must have an assigned place and that must be available on that assigned place. दूसरी लाइन, this reduces wastage and maximizes efficiency. तीसरी लाइन क्या आएगी? This increases productivity and the work is accomplished smoothly. अब देखो यहाँ एक छोटा सा हैक है कि 3 लाइंस लिखनी आपको जरूरी है क्योंकि एक प्रिंसिपल कम से कम 3 मार्क का आएगा। हाँ, हो सकता है कि 6 मार्क में आपको 4 आइडेंटिफाई करें, तो मतलब थोड़ी सी लेंथ होनी जरूरी है पर प्रिंसिपल। 3 लाइन लिखनी है। ऑर्डर का मतलब हमें एक लाइन में क्लियर हो गया। दूसरी और तीसरी लाइन देखा है तो हमने धक्के से बनाई है और बनानी पड़ती है, कोई गलत नहीं है। पहले हमने लिख दिया एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी में लिख दिया प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम आसानी से हो जाएगा। ऐसी लाइनें हर प्रिंसिपल में यूज हो सकती हैं, ठीक है। और अब आते हैं अगली चीज पे जो है हमारा 11th प्रिंसिपल, इक्विटी। ये चीज इक्वालिटी का एक तरह से सिनोनियम है। इक्विटी का देखो जहां तक एक बंदे को पहली नजर में मतलब समझ आता है ये कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर बंदा इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। As per Henry Fayol in this principle, every person at the same level must be treated equally without any discrimination on any basis. Second line, every employee must get equal and favorable promotion opportunities. जो same level पे उनको बराबर ट्रीट करो, वही बात आ गई। थर्ड लाइन, ये देखो ये जो बात की ना हमने, ये थी इक्विटी की पुरानी डेफिनेशन, लेकिन जो लेटेस्ट डेफिनेशन है जो कि 2-4 साल से सीबीएसई ने ऐड की है या इस मतलब को रिफाइन किया है, वो एक और लाइन ऐड हो जाती है। उसका मतलब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। द बिहेवियर ऑफ मैनेजर मस्ट बी जस्ट एंड फेयर टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। अब जस्ट और फेयर क्या है? मतलब मैनेजर का बिहेवियर एक अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉयज के प्रति, वो उनको अच्छे से ट्रीट करे। ये बात है इक्विटी में। अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, चाहे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो इक्विटी वायलेट हो रहा है, ठीक है। और इक्विटी में एक लास्ट लाइन जो आपको लिखनी बहुत जरूरी है और जो आपको केस स्टडी में एज इट इज पढ़ी हुई मिल जाएगी। हेनरी फ्योल डज नॉट रूल आउट द यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट समटाइम। ही सेज दैट द लेजी पर्सनल मस्ट बी डेल्ट स्ट्रिक्टली इफ नॉट वर्किंग। सीधे शब्दों में हेनरी फ्योल साहब कहते हैं कि इक्विटी का मतलब ये नहीं है किसी को पनिशमेंट ना दो। हाँ, तुम दोनों एक लेवल पे, अगर तेरे को पनिशमेंट नहीं मिले तेरे को मैं दूंगा। इक्विटी का मतलब सबको बराबर ट्रीट करो, लेकिन अगर कोई काम ढंग से नहीं करा तो उसको पनिशमेंट भी दो। द लेजी पर्सनल, जो आलसी स्टाफ है, उसको स्ट्रिक्टली डील करो, मस्ट बी डेल्ट स्ट्रिक्टली। ये बात है। तो इसी का इक्विटी भी खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पहली बात तो इसको पर्सोनल नहीं पर्सनल बोलते हैं, और इस पर्सनल वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। स्टाफ, एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, फ्योल साहब कहते हैं कि उनको स्टेबल रखो। स्टेबल इन द सेंस ऐसे नहीं आज कोई और कल भाई, परसों कोई और, फिर एक दिन भाई, फिर कोई और, फिर एक दिन भाई। मतलब एक एम्प्लॉय 2 दिन टिक रहा है, आपकी कंपनी में बार बार फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। एक एम्प्लॉय को हफ्ता 10 दिन टिकाते हो फिर निकाल देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज परमानेंट हो, टिके रहे, जो आपका पर्सनल है वो स्टेबल हो। अब ऐसा क्यों कहते हैं वो? इसके काफी सारे कारण हैं। क्योंकि अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या दिक्कतें आएगी, सोच के देखो। अगर आपके एम्प्लॉयज बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज कंपनी में है भी ना, उनके मन में भी डर होगा कि कहीं हमें भी ना निकाल दे, तो इसलिए वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरी चीज कि अगर एम्प्लॉयज बार बार शिफ्ट हो रहे हैं तो नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, खर्चा बहुत आएगा। तीसरी चीज, अगर बार बार शिफ्ट हो रहे हैं तो आपकी कंपनी का डाटा, आपकी कंपनी की सीक्रेसी बाहर जा रही है, तो इसके काफी सारे नुकसान है। तो फ्योल साहब कहते हैं कि पर्सनल मस्ट बी स्टेबल, और एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद कुछ टाइम दो उसको प्रूव करने का। एक एम्प्लॉय आया, अगले दिन ही उससे काम नहीं, आपने उसको निकाल दिया, नहीं, उसको कम से कम महीना 2 महीने दो कि हाँ अपने आप को प्रूव कर सकता है। उसके बाद नहीं करता और निकाल दो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन पहले उसको टाइम दो अच्छा खासा अपने आप को प्रूव करने का। ये बात कहते हैं हेनरी फ्योल इस प्रिंसिपल में। इसकी 3 लाइनों पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज फ्योल साहब कहते हैं कि एम्प्लॉइज मस्ट बी सिलेक्टेड थ्रू अ रिगरस प्रोसेस। मतलब सिलेक्ट करने का प्रोसेस ही इतना बढ़िया रखो कि उससे जो पार हो गया आ गया, मतलब उसमें कुछ तो बात है, वो दम वाला बंदा है, तो अब सिलेक्ट ही ऐसे बंदे हो गए उसको निकालने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी चीज,
Once selected, एक बार सिलेक्ट होने के बाद every employee must be given a span of time to prove himself. उसको टाइम देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का. तीसरी चीज, recruiting the employees again and again and keeping them off will lead to huge labor costs and training costs. इससे दिक्कतें बहुत आएंगी, लेबर कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह. चौथी चीज, चौथा पॉइंट एडिशनल है, आप तीनों से भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है. एक और टर्म आपको यहां दिखती है, लेबर टर्नओवर रेट. लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग योर कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट. कितने परसेंट एम्प्लॉइज आपको छोड़ के जा रहे हैं. लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा और ये आपकी कंपनी के अकाउंट्स की बुक्स में शो होता है और आपकी कंपनी की इमेज गिर जाएगी, बाहर मार्केट में आपकी इमेज गिर जाएगी और इससे काफी फर्क पड़ता है आपकी सेल्स पे भी, आपकी ब्रांड रेपुटेशन पे. तो इसलिए ये प्रिंसिपल जरूरी है. बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल, 13th प्रिंसिपल. अगला प्रिंसिपल है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव वर्ड का मतलब तो समझते हैं ना आप, एक नई पहल करना, अपनी तरफ से कुछ सजेशन देके उसको शुरू करना, वो आपका इनिशिएटिव है. आपने एक इनिशिएटिव लिया. मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं अपना YouTube चैनल खोलूंगा, कॉमर्स मेड इजी, और बच्चों को यकीन दिलाऊंगा कि कॉमर्स आसान है. मेरे तरीके से पढ़ो, एक कंसेप्ट को क्लियर करके उसकी जड़ तक जाके पढ़ो. कॉमर्स बिल्कुल आसान है, ये मेरा वादा है. तो इनिशिएटिव लेना. हेनरी फेयोल साहब कहते हैं कि अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज को इनिशिएटिव लेने का मौका दो, जरूर दो. इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है. देखो फेयोल साहब इसमें कहते हैं कि every employee must be given opportunities to participate in the process of decision making. हर एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए कि तेरे मन में कोई आइडिया है कंपनी को बेटर करने का तो दे. डिसीजन मेकिंग जो हो रही है उसमें तेरा योगदान आए तो बहुत अच्छी बात है, हर एम्प्लॉय को. एंड तीसरी लाइन, the employees whose ideas and suggestions are found worthy must be appreciated and must be given some incentives in any form. मतलब जिस भी बंदे का आपको आइडिया अच्छा लगा, आप उसको कुछ रिवॉर्ड दो, चाहे वो स्टेज पे बुलवा के तालियां बजवा दो, चाहे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, चाहे फाइनेंशियल. ये मतलब क्या है आने वाले पता लगेगा. मतलब चाहे आप उसको पैसे दो, चाहे उसको रिकॉग्निशन दो, कुछ ना कुछ जरूर दो, उसका क्रेडिट दो, उसका नाम दो उस आइडिया के नीचे. बहुत फर्क पड़ता है. इनिशिएटिव हो गया पूरा. बढ़ते हैं हम लास्ट प्रिंसिपल की तरफ. अगला प्रिंसिपल है स्पिरिट द कॉर्प्स. बड़ा अजीब सा नाम है और इसकी स्पेलिंग में गलती ना कर देना. बिजनेस स्टडीज में एक लौती चीज है जिसकी स्पेलिंग में गलती करने के मार्क्स कट सकते हैं. स्पिरिट द कॉर्प्स ये एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है. हेनरी फेयोल ने अपनी बुक लिखी थी जिसमें सारे 14 प्रिंसिपल्स मेंशन किए थे, उसमें सारे प्रिंसिपल्स फ्रेंच में थे, सारे इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए. ये बेचारा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, और इसको आज भी स्पिरिट द कॉर्प्स ही कहते हैं. इसका मतलब क्या है वो समझते हैं और वो हमें इंग्लिश में लिखना है, फ्रेंच में नहीं लिखना. ये कहता है कि मैनेजमेंट में मैं हटा के हम लगा दो. There is no place of I in management, there is always we in management. मतलब मैनेजमेंट must work as a team और as a team the goals are achieved effectively and efficiently. हर जगह लगा दो, कोई चक्कर नहीं है. ग्रुप एक्टिविटी में आपको क्या बताया था? टीम की फुल फॉर्म टुगेदर एवरीवन अचीव मोर. साथ मिलकर काम करोगे तो आप ज्यादा अचीव कर सकोगे. यही बात है. स्पिरिट द कॉर्प्स कहता है कि मैनेजर को कभी भी यही है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. मैनेजर को हमेशा ये कहना चाहिए कि हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिखाया. ये सब कुछ, इससे मोटिवेशन बढ़ती है. अब इसकी 3 लाइनों पे आए. There must exist a quality of harmony among manager and the employees. The manager must use we instead of I. The manager must foster a team spirit and teamwork in the manager must foster team spirit in the employees. और तीसरी लाइन, The manager must accomplish the work in such a way. बड़ी अच्छी लाइन है, ध्यान सुनो, बड़ी इजी सी लाइन है. The manager must accomplish the work in such a way that the employee gets to know his importance in the organization. मतलब काम इस तरीके से करो कि आपके एम्प्लॉय को भी लगे कि हाँ यार मेरी भी कोई वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ योगदान है. उसको जब तक वो रियलाइज होता रहेगा वो मोटिवेटेड रहेगा और अपना बेस्ट आउटपुट देगा. इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स, जहां मैंने आपको हर एक प्रिंसिपल में एक एक एग्जांपल और 3 पॉइंटर्स मिनिमम बताए. अब आपको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको एग्जांपल देने में बिल्कुल आसान हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ तब जब एक बार इसकी बुक में से रीडिंग मार लोगे. बुक आपके पास कोई भी है, डजंट मैटर, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा गीता पब्लिकेशन की सुभाष डे वाली बुक. ये वाली बुक मैंने पूरा साल बहुत एफर्ट्स मारे हैं, बहुत सी बुक्स पढ़ी है, लेकिन ये बुक मुझे सबसे अच्छी लगी. क्यों? क्योंकि स्पष्ट सीधी लाइनों में इसमें एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज है. एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज के मार्क्स बेस्ट मिलते हैं. ठीक है, तो ये बुक में आप किसी भी बुक से पढ़ो, डजंट मैटर, ये बुक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है.
स्पिरिट दी कॉप। अब आपको सारे प्रिंसिपल्स बस एक बार गो थ्रू करने हैं, पढ़ने हैं, और उसके बाद ये चैप्टर आपका टच है बिल्कुल फुल एंड फाइनल। इसके बाद बात कर लेते हैं कंक्लूडिंग समरी की, 14 के 14 प्रिंसिपल में था क्या। मैं आपको इस बार दोबारा बता रहा हूं कि इसके कोई निमोनिक्स नहीं है, इसको आप बार बार गो थ्रू करो, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, ज्यादा बात है मेरी वीडियो दोबारा देख लो, ये प्रिंसिपल्स अपने आप याद हो जाएंगे। मेरे साथ बोलो और उनका मतलब सुनो। स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से। कंक्लूजन में बात आती है सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए। सेकंड प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब बता दो, रिस्पांसिबिलिटी का मतलब बता दो। अथॉरिटी गिवन मस्ट कमेंसुरेट विद रिस्पांसिबिलिटी असाइन्ड। आपने जो रिस्पांसिबिलिटी दिया उसके पैरेलल आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तीसरा प्रिंसिपल डिसिप्लिन। सारे रूल्स रेगुलेशंस अपने जगह पे फॉलो हो, सारा काम सही तरीके से, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियस पेनल्टीज, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, और उन एग्रीमेंट्स को मानना। ये 4 बातें आती हैं। चौथा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। एक बंदे को एक से ही ऑर्डर लेना है और उसी को अकाउंटेबल होना है। पांचवा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सारे फोकस एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, एक डिपार्टमेंट का एक हेड, एक प्लान, बस। और छठा प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट हमेशा पूरी कंपनी के इंटरेस्ट से नीचे रहेगा। सातवां प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। आठवां प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वो क्या बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक बैलेंस हो, एक प्रॉपर लेवल की सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि एक को प्योर सेंट्रलाइजेशन या प्योर डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नौवां प्रिंसिपल स्केलर चेन, मतलब एक प्रॉपर चेन हो जिसके थ्रू कम्युनिकेशंस हो। 10वां प्रिंसिपल ऑर्डर। ऑर्डर कहता है कि हर बंदे की एक जगह हो और वो बंदा उस जगह में बैठा हो। हर टूल की, हर फिजिकल थिंग की, नॉन लिविंग थिंग की भी एक जगह और वो उस जगह में अवेलेबल हो। 11th प्रिंसिपल इक्विटी, मतलब जस्ट एंड फेयर बिहेवियर होना चाहिए मैनेजर का और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। 12th प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब स्टाफ को बार बार बदलो मत, उनको कांस्टेंट रहने, उनको अपने आप को प्रूव करने का अच्छा टाइम दो। 13th प्रिंसिपल इनिशिएटिव, मतलब उनको इनिशिएटिव लेने का, हर एम्प्लॉयज को उसके सजेशन देने का अपॉर्चुनिटी दो, उसको डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने की अपॉर्चुनिटी दो, और अगर उसका सजेशन अच्छा लगता है, आप अप्लाई करते हो तो उसको वर्दी क्रेडिट्स भी दो, उसको इंसेंटिव्स भी दो, जो भी है। उसके बाद लास्ट 14th प्रिंसिपल स्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि इकट्ठे मिलकर रहो, यूज वी इंस्टेड ऑफ आई, एक टीम स्पिरिट फोस्टर करो, एक एम्प्लॉय को उसकी कंट्रीब्यूशन का वर्थ जानने दो ताकि वो मोटिवेट रहे। ये हो गए हमारे 14 प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे है पोल। इस पोल में जरूर पार्टिसिपेट करना। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो ये क्या दिखाता है कि आप सीरियस हो, आप मेरे साथ कमिटेड होके पढ़ रहे हो। तो बात आती है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट्स की। अब वो होते क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। एक होते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स, एक होते हैं वायलेटिंग इफेक्ट्स। ये आपको हर प्रिंसिपल के मिलेंगे। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स कहते हैं कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के फायदे क्या है, और वायलेटिंग कहते हैं इस प्रिंसिपल को ना फॉलो करने के नुकसान क्या है। ये जनरली हर प्रिंसिपल में आपको 2 पॉजिटिव और 2 वायलेटिंग मिल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपने प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ लिए हैं मुझसे, तो ये आप अपने आप बना सकते हो। उसी 3 लाइनर्स के अंदर से आपको पॉजिटिव भी मिल जाएंगे, वायलेटिंग भी मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो यहाँ एक पोल है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। अगर मुझे 50% से ऊपर बच्चे कहेंगे कि हाँ बनाओ, तो मैं बना दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बहुत ही इजी है, पॉजिटिव आपको प्रिंसिपल के अंदर से मिलेंगे और उसी को उल्टा करके वायलेटिंग बनाने हैं। किसी के ना बने तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, गोल अचीव हो रहे हैं, बहुत इजी है। ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो पोल में पार्टिसिपेट जरूर करना। सो थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर हर बार की तरह मैं नहीं कहूंगा, अपने आप करोगे, बहुत अच्छे व्यूअर हो आप। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दो, कमेंट जरूर करना अगर कोई कमी मिले तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम FW टेलर के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे।